दोस्तों, इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली एक ऐसी चीज है जिस पर मानव सभ्यता आज पूरी तरह से निर्भर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में स्विच ऑन करके लाइट, पंखे, एसी जैसी इलेक्ट्रिक उपकरण चालू करना जितना आसान है, इस बिजली को बनाना उतना ही ज्यादा मुश्किल। वैसे तो बिजली बनाने के लिए दुनिया भर में थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, विंड, सोलर और बायोमास जैसे कई तरह के पावर प्लांट मौजूद है, मगर आज भी पूरे भारत की 75% बिजली सिर्फ कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट में ही बनती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कोयले से बिजली कैसे बनती है और फिर उसे बड़ी बड़ी तारों के जरिए हमारे घर तक कैसे पहुंचाया जाता है। दोस्तों, बिजली बनाने के लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है कोयला। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के मुताबिक देश में 75% बिजली का उत्पादन कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से ही होता है। इन पावर प्लांट्स के लिए एक बड़ी जगह की जरूरत होती है जहां पानी की आपूर्ति के लिए एक रिजर्वायर भी बनाया जा सके। इसलिए भारत में ज्यादातर पावर प्लांट्स नदी या जलाशयों के किनारे ही बने हैं। ये प्लांट्स आमतौर पर 2 से 3 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले होते हैं, जिनका आधे से ज्यादा हिस्सा कोयले ही घेर लेते हैं। सवाल ये है कि आखिर इस कोयले को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। दोस्तों, 1000 मेगावाट का कोल प्लांट एक दिन में 9000 टन से भी ज्यादा कोयले का इस्तेमाल करता है। यानी कि अगर मालगाड़ी के 100 टन के 90 डिब्बे हैं तो उस पूरी मालगाड़ी का इस्तेमाल एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। यानी एक साल में कोयले से भरी 365 ट्रेन की जरूरत होगी। वहीं बड़े बड़े पावर प्लांट्स के लिए इससे भी ज्यादा कोयले की जरूरत पड़ती है। अब बिजली बनाने के लिए बॉयलर से लेकर टरबाइन और जनरेटर तक कई बड़े बड़े उपकरणों को चलाने की जरूरत पड़ती है, जिन्हें चालू करने में ही कई घंटे लग जाते हैं। ऐसे में कोयले से चलने वाला पावर प्लांट 24 घंटे काम करता रहे तो ही सस्ती बिजली बन सकती है। इसी वजह से प्लांट के बड़े हिस्से में सिर्फ कोयले का स्टोरेज बनाया जाता है ताकि कभी भी कोयले की कमी न आ सके। भारत में ज्यादातर पावर प्लांट्स में करीब 1.5 मिलियन टन कोयला एक साथ स्टोर करके रखा जाता है, जो प्लांट के कैपेसिटी के मुताबिक 40 से 60 दिनों की बिजली उत्पादन के लिए जरूरी होता है। कोयले को स्टोर करने के लिए अलग से कोल यार्ड बनाया जाता है। जब मालगाड़ी कोल माइन से कोयला लेकर पावर प्लांट्स तक पहुंचती है तो एक एक करके सभी डिब्बों को अलग किया जाता है और पानी के फव्वारों के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे कोयला थोड़ा गीला हो जाता है ताकि जब आगे डिब्बों को पलटने की बारी आए तो डस्ट ना उड़े। इसे प्री वेटिंग प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। डस्ट ना उड़े इसलिए प्लांट में स्टोर हुए कोयले को रोजाना भिगोया जाता है। अब गीले कोयले वाले उन सभी डिब्बों को बारी बारी से कोल यार्ड में लाया जाता है, जहां एक मशीन उन्हें उठाकर पूरा ही पलट देती है, जिससे उन डिब्बों का सारा कोयला कोल यार्ड में नीचे लगातार चल रहे कन्वेयर बेल्ट पर गिरता रहता है, जो इन्हें आगे ले जाकर स्टोरेज में पलट देते हैं। डिब्बों को खाली करने वाली इस मशीन को वैगन टिपलर के नाम से जाना जाता है। अब इस कोयले को फिर से कन्वेयर बेल्ट की मदद से जरूरत के अनुसार बाउल मशीन में भेजा जाता है, जो इन छोटे मोटे कोयले के टुकड़ों को क्रश करके पाउडर का रूप दे देता है। ये वही चारकोल पाउडर होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां साफ करके मार्केट में ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रूप में बेचती हैं। कोयले को पाउडर में बदलने से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, अशुद्धियां अलग करने में सहायता मिलती है। पाउडर के रूप में यह ज्यादा अच्छे से जल पाता है। अब इस कोयला पाउडर को कन्वेयर बेल्ट के जरिए विशालकाय बॉयलर में भेजा जाता है, जहां यह कोयला तुरंत आग पकड़ लेता है। अब पूरी तरह से जलने के बाद कोयले की जो भारी राख होती है वो नीचे गिर जाती है, जिसे बॉटम ऐश के नाम से भी जाना जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट की मदद से ट्रांसपोर्ट करके किसी खाली जगह पर रखा जाता है ताकि बाद में इसे निकालकर प्रयोग किया जा सके। वहीं जो हल्की राख होती है वो ऊपर उठती है, जिसे फ्लाई ऐश भी कहा जाता है। इसे चिमनी के जरिए फिल्टर करके वातावरण में छोड़ दिया जाता है। इस तरह पावर प्लांट में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले कोयले का काम खत्म हो जाता है। लेकिन अभी बिजली बनाने का 50% काम बाकी है। अब कोयला जलने से जो आग बनी थी वो बॉयलर से होते हुए
उस सेक्शन में पहुंच जाती है जहां काफी ज्यादा वाटर ट्यूब्स होती हैं जिनमें पानी भरा रहता है। ये सभी ट्यूब्स उस आग से पानी को स्टीम यानी भाप में बदल देती है। अब जब यह स्टीम सुपर हीट हो जाती है तो पाइप का आगे का हिस्सा खोल दिया जाता है। यह स्टीम ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि स्टीम और आग से डील करने वाले इन पाइप के अंदर और बाहर दोनों तरफ इंसुलेशन की लेयर लगी होती है ताकि भाप का तापमान ट्रेवल करते वक्त घट न जाए। अब हम भाप को लेकर पावर प्लांट्स के उस हिस्से में पहुंचे जिसके बिना बिजली बनाना नामुमकिन है। हम बात कर रहे हैं टरबाइन की, जो पाइप से निकले भाप के हाई प्रेशर की मार खाते हुए तेजी से घूमने लगती है। इस दौरान टरबाइन के प्लेट भाप की उष्मा और हाई प्रेशर को ले लेती है, जिससे धीरे धीरे स्टीम ठंडी होने लगती है। इसी वजह से स्टीम के कांटेक्ट में आने वाला टरबाइन का पहला भाग हाई प्रेशर टरबाइन के नाम से जाना जाता है और जो हिस्सा सबसे आखिरी में स्टीम के कांटेक्ट में आता है उसे लो प्रेशर टरबाइन कहा जाता है। अब टरबाइन के घूमने की वजह से हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जिसे तुरंत एक बड़े विशाल जनरेटर में भेजा जाता है। इसी मैकेनिकल पावर की वजह से जनरेटर की मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। अब इस बिजली को स्टोर करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से आगे सब स्टेशंस में भेजा जाता है। यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह बिजली का वोल्टेज बढ़ा देता है ताकि ट्रेवल करने के दौरान ज्यादा पावर लॉस ना हो। ये ट्रांसफार्मर बिजली की जरूरत के हिसाब से 7200 से लेकर 3,45,000 वोल्ट तक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के साथ सप्लाई कर सकते हैं। अब यह बिजली कुछ 100 से 1000 किलोमीटर लंबी तारों से होते हुए आपके इलाके में पहुंचती है, जहां स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम करके आपके घर में 220 से लेकर 240 वोल्ट की बिजली भेजते हैं और स्विच ऑन करते ही बिजली आपके बल्ब पंखों तक पहुंचती है, जिसकी मदद से वह आपके घर को चमत्कार और हवादार बना देती है। अब आपके घर में तो बत्तियां जल गई, लेकिन हमें एक बार फिर से पावर प्लांट में चलना होगा क्योंकि वहाँ एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस बाकी है। यह है स्टीम को ठंडा करके फिर से पानी में बदलना ताकि इसका फिर से इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए प्लांट की कैपेसिटी के मुताबिक 1 से लेकर 10 कूलिंग टावर्स हो सकते हैं। स्टीम टरबाइन से अपना काम करके पाइप की मदद से बड़े बड़े कूलिंग टावर्स तक पहुंचती है, जहां यह स्टीम ठंडी हवा के कांटेक्ट में आती है जो इसे ठंडा करके पानी में बदलती है और खुद इस हीट को लेकर टावर्स के ऊपरी सिरे से वातावरण में मिल जाती है। गर्म हवा में कोई केमिकल या अशुद्धियां नहीं होती। इस तरह कोयले से बिजली बनने की प्रक्रिया खत्म होती है। यह प्रोसेस सुनने में जितना आसान है, हकीकत में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि बॉयलर में जलती हुई आग से लेकर सुपर हीट स्टीम को संभालना काफी बड़ा चैलेंज है। यहाँ एक छोटी सी गलती पूरे पावर प्लांट को तबाह कर सकती है। दोस्तों, सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। सोनभद्र जिले में देश की बहुत सारी कंपनियां हैं। एनटीपीसी है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, MEIL है, जिसको हम मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अडानी पावर है, यहाँ पे हिंडाल्को रेणु सागर का यहाँ पे पावर प्लांट है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का पावर प्लांट। यहाँ पे काफ़ी शानदार व्यू दिख रहा है यहाँ से। अगर यहीं पे हम पावर प्लांट्स के पास जाते तो इस तरह का नज़ारा हमें देखने को ना मिलता। इस समय मैं हूँ हिंडाल्को रेणु सागर पावर डिवीज़न के मधुबन पार्क में। यहाँ से कुछ इस तरह से हमें अनपरा का नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ से सारे पावर प्लांट्स नज़र आते हैं। सामने आपको जो चिमनियाँ देख रही हैं दोस्तों, ये सब चिमनियाँ उत्तर प्रदेश राज्य की कंपनी है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ये वहाँ पे पावर प्लांट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन में आती हैं। यानी कि अगर आप यहाँ से थोड़ा नीचे जाओगे उधर तो वो अनपरा है, ठीक है। अभी हम जो है वो रेणु सागर में है। रेणु सागर और अनपरा के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, करीब 1 किलोमीटर का है।
अभी बारिश होने लगी है दोस्तों, देख सकते हैं बारिश में मधुबन पार्क का नज़ारा कैसा दिखता है। सामने देख सकते हैं चिमनियाँ जो हिंडाल्को रेणु सागर की हैं, वहाँ पे पावर जनरेट हो रहा है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में बसा सोनभद्र, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में आता है कोयला, बिजली और विशाल पावर प्लांट्स। लेकिन ये जगह सिर्फ मशीनों और फैक्ट्रियों की नहीं है। सोनभद्र की जमीन में सोना नहीं बल्कि काला सोना यानी कोयला छिपा है, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। यहाँ रिहंद नदी बहती है, जिसके किनारे रिहंद डैम बना है। ये डैम न सिर्फ बिजली बनाता है बल्कि आसपास के इलाकों को पानी भी देता है। और फिर है एनटीपीसी के विशाल पावर प्लांट्स, एनटीपीसी रिहंद, एनटीपीसी शक्तिनगर, एनटीपीसी सिंगरौली और अनपरा में है यूपीपीसीएल। ये प्लांट्स हर साल लाखों मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जो देश के हर कोने तक पहुंचती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सोनभद्र सिर्फ पावर प्लांट्स का हब नहीं है। यहाँ की नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एनसीएल भारत की कोयला जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करती है। हर दिन हजारों टन कोयला इन खदानों से निकलता है, जो देश के पावर स्टेशंस को चलाता है। एनसीएल हर साल 100 मिलियन टन से ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है। यहाँ के आम लोग एनसीएल की खदानों में काम करते हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है वे खदान की ओर निकल पड़ते हैं। उनके काम आसान नहीं है, धूल, मशीनों का शोर और मेहनत, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी मेहनत से देश के लाखों घरों में बिजली पहुंचती है। और ये सिर्फ मजदूरों की बात नहीं, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन और स्थानीय समुदाय सब मिलकर इस ऊर्जा क्रांति को जिंदा रखते हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। कोयला खनन और पावर प्लांट से पर्यावरण पर असर पड़ता है, धूल, प्रदूषण और जंगलों का नुकसान। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि एनटीपीसी और एनसीएल जैसे संगठन अब सस्टेनेबल तरीके अपनाने लगे हैं। पेड़ लगाना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और सोलर एनर्जी की ओर कदम। सोनभद्र न सिर्फ आज की ऊर्जा दे रहा है बल्कि कल को भी बचा रहा है। सोनभद्र सिर्फ अतीत या वर्तमान की कहानी नहीं है, ये भारत के भविष्य का प्रतीक है। आज यहाँ सोलर और विंड एनर्जी जैसे नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। एनटीपीसी का लक्ष्य है 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न करना है। तो दोस्तों, ये थी सोनभद्र की कहानी, भारत की ऊर्जा राजधानी की अनकही दास्तान। एक ऐसी जगह जो मेहनत, तकनीक और सपनों से बनी है। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक भारत को चमकाते रहिए।